ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो बेसिकली ये लेक्चर है आपके, क्योंकि देखो 10th के एग्जाम काफी क्लोज हैं और टाइम थोड़ा कम है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कम से कम टाइम में एक छोटा सा लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं एग्जाम टाइम पर उसको अवॉइड कर पाए और एक क्विक रिवीजन हो जाए, मतलब एक रैपिड रिवीजन हो जाए उनका। तो उस पर्पज से हम ये लेक्चर्स बना रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट चैप्टर से, केमिस्ट्री का, जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। और जो फर्स्ट टॉपिक आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इनको हमने 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाता है, फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो एक एक करके सबकी आज बात करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जो देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमारा आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि आप एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को लेते हो और उनको कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन A प्लस B रिएक्ट दे फॉर्म AB, और वी कैन से एक एग्जांपल ऐसा ले लो कि H2 और Cl2 ने रिएक्ट किया और इन्होंने रिएक्ट करके क्या कर दिया भाई, इन्होंने रिएक्ट करके बना दिया HCl। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर मैग्नीशियम को हीट करते हो, Mg+O2 जो रिएक्शन होता है जिससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पर हमारा निकल कर आता है वो है भाई डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि ये बेसिकली रिवर्स ऑफ क्या बोलते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन में जस्ट आपने अभी पढ़ा कि भाई आप इसमें क्या करते हो कॉम्बिनेशन में, कि आपने दो सब्सटेंसेस को लिया और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनको कंबाइन किया और कंबाइन करके आपने एक सिंगल सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस गिवन होता है जो मल्टीपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा कॉम्बिनेशन में कि ए और बी ने कंबाइन होकर ए बी बना कर दिया, यहां पर क्या होगा कि ए बी डिसोशिएट होकर दोबारा से ए प्लस बी बना देगा। ठीक है, तो ये हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3 और आपने उसको हीट किया, तो हीट करने से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। अब जब मैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला आता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जिसमें आप हीटिंग को यूज करते हो, हाई टेम्परेचर को यूज करते हो। फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन या फिर क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो डीकॉम्पोजिशन के लिए। लास्ट आता है फोटोलिटिक या फिर फोटोलिसिस, जिसमें आपका क्या बोलते हैं लाइट यूज होता है। ऑल्सो केमिस्ट्री में कभी भी अगर ये फोटो वर्ड कहीं पर यूज हो रहा है तो समझ जाना है कि लाइट का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आपने क्या बोलते हैं एक रिएक्शन बड़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए उनको सनलाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। तो अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है कि भाई आपने क्या बोलते हैं एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, और आपने उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करा और हीट करने से वो मल्टीपल सब्सटेंसेस में डिसोशिएट हो गया। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका आता है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। जब आप उसको हीट करते हो तो हीट करके वो आपका लेड ऑक्साइड बना देता है, और लेड ऑक्साइड के साथ में दैट इज PbO के अलावा वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज NO2 और O2 गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का पहला पार्ट था, जिसको हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डीकॉम्पोजिशन के बाद में अगला जो पार्ट यहां पर आएगा, जो अगला क्या बोलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन आ जाता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन में आप करते क्या हो कि आपने एक सब्सटेंस लिया और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास किया, मतलब बेसिकली आपने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मैंने क्या करा, मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और सोडियम क्लोराइड को मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, उसका सोल्यूशन बनाकर ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि वो डिसोशिएट होकर आपको सोडियम और क्लोरीन गैस दे देता है। ठीक है, जैसे आपने वाटर का अगर डीकॉम्पोजिशन किया, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन किया, तो ये क्या करेगा, डिसोशिएट होकर आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाकर दे देगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फोटोलिसिस की या फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन की। ठीक है, तो
जैसा मैंने आपको बोला कि सब्सटेंस गिवन होगा, लेकिन उसका जो डिसोसिएशन होगा वो डिसोसिएशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, नॉर्मल लाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, खुद को सिल्वर और ब्रोमीन गैस में अगर AgBr होगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस में अगर AgCl होगा डिसोशिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप का डिसोसिएशन आ जाता है क्या बोलते हैं, जब हम बात करते हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट भाई पार्ट आता है, अब आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले, समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम एक बार रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी ऑब्वियसली पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप सबको याद भी होगा कि उसका निमोनिक क्या था, केदारनाथ का माली आलू चाट जरा फीके से पकाता है और क्यों आज और पिटे। ठीक है, ये आपका निमोनिक हो सकता है। केदारनाथ से आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ऑरेट, गोल्ड इज ऑरेट, गोल्ड और प्लैटिनम यहां पर आ जाता है। ठीक है, आपको यह भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा या एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है, और आपने उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया या आपने जिंक मेटल का स्ट्राइप लिया और उसको डिप कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि यहाँ पर जो कॉपर का ब्लू कलर है, दैट इज कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, डिसअपियर होने लगेगा और उसकी जगह पर क्या बोलते हैं, ग्रेइश कलर आपको सोल्यूशन में दिखने लगता है। अब ये क्यों होता है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। देखो, जब आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक से करते हो तो जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की पोजीशन कॉपर से पहले आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो जिंक मेटल है वो कॉपर को धीरे धीरे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन से डिस्प्लेस करने लगता है और उसकी जगह पर खुद आकर बैठने लग जाता है। ठीक है, जिस वजह से जो कॉपर सल्फेट होगा वो कन्वर्ट होने लगेगा और वो खुद को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट ही गिवन है, लेकिन इस बार मैंने क्या करा, उसमें आयरन ऐड कर दिया, तो आयरन की रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज्यादा होती है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो कॉपर है, ठीक है, वो डिस्प्लेस होगा आयरन से और कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एक ये बात हो जाती है। इसके बाद जो अगला पार्ट यहां पर निकल कर आता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात अगर करते हैं तो ये कुछ ऐसा है कि मान लो एक कंपाउंड मेरे पास गिवन है AX और दूसरा गिवन है BY। ठीक है, तो या तो कटायंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे या फिर अनायंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कि अगर AX और BY गिवन है तो A और B कटायन है और X और Y क्या है, अनायन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, या तो आप अनायंस की पोजीशन को एक्सचेंज कर दो तो AY और BX बन जाएगा, या फिर आप क्या करो, कटायंस की पोजीशन को एक्सचेंज कर दो तो भी आप देखोगे सेम प्रोडक्ट AY एंड BX बन रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया AgNO3 और उसमें आपने कॉमन सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड उठाकर ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड आपका सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक और टाइप हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है कि भाई कई बार ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो कटायन और अनायन होते हैं वो कंबाइन होकर एक ऐसा इनसोल्यूबल आयनिक सॉलिड बना देते हैं क्या बोलते हैं सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि भाई इनसोल्यूबल आयनिक सॉलिड है, तो ऐसा आयनिक सॉलिड बना देंगे जो इनसोल्यूबल होगा और इसके इनसोल्यूबल होने की वजह से क्या होगा, ये कंटेनर के बॉटम पर जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, कंटेनर के बॉटम पे डिपॉजिट होने लगेगा और इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम क्या कह देते हैं कि भाई ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि आपने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 और उसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा दिया, तो जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बना लेगा और जो आपका सोडियम सल्फेट है वो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब सोडियम क्लोराइड तो भाई डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो डिसॉल्व नहीं होता, तो BaSO4 क्या करेगा, कंटेनर के बॉटम पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों
को समझ में आती होगी। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का जो रिएक्शन आता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो आप क्या बोलते हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री में फिर जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके, ऐड करके हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बनता है, ठीक है ना। अब देखो रिडक्शन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हो, तो वहां पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, कैथोड, दूसरा क्या होता है, एनोड, ठीक है। तो रिडक्शन आपका कैथोड पर होता है, ठीक है, ये एक और डिफरेंस है। अब जरा ऑक्सीडेशन पर आ जाओ। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन हमें एनोड पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, जैसे आपने क्या करा, आपने Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड लिया और इसका रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड से कर दिया। तो जब फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, और जो CO है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। तो Fe2O3 क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है यहां पर, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई इसका तो रिडक्शन हो गया। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गेन करके CO2 बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका क्या बोलते हैं, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब एक ये बात आ जाती है, अब इसके बेसिस पर जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट भी कह देते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और बचे हुए एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, वो रिड्यूस करवा देगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलते हैं, जैसा मैंने बोला आपको, क्या करेगा, रिडक्टेंट कहलाएगा, सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है, ये याद रखना। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, वो यहां पर भाई खुद को तो रिड्यूस कर लेगा लेकिन सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, समझ में आया। और जैसा मैंने बोला अभी कि यहां पर क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको हम ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस से करा दिया तो यहां पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो CO2 अगर CO में जा रहा है तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन, ठीक है ना। तो CO2 CO में गया, ऑक्सीजन लूज किया, खुद को रिड्यूस किया, इसलिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर हाइड्रोजन ने क्योंकि ऑक्सीजन गेन करके वाटर बनाया, तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो काफी सिंपल सा था, मुझे नहीं लगता कि काफी डिफिकल्ट होगा। अब इसके बाद में क्या होता है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली ये वो रिएक्शन है जहां पर हीट ट्रांसफर आपका आता है। क्लास 11th में आप ये भी डिटेल में पढ़ोगे, वहां पर एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री में चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका हीट है, ठीक है, जो आपका हीट है वो क्या करता है, वो सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर से सुनो, एक्सो बोले तो एग्जिट, ऐसे सोच के चलो, ठीक है, एक्सो बोले तो एग्जिट। तो क्या होगा कि जो आपका हीट है वो सिस्टम से निकलेगा और सराउंडिंग को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर तो कम हो जाएगा लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके जस्ट ऑपोजिट एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जहां पर क्या होगा कि हीट इस बार सराउंडिंग से आएगा और सिस्टम को चला जाएगा। ठीक है, मतलब सराउंडिंग टू सिस्टम हीट ट्रांसफर यहां पर होगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो तो भाई कम हो गया लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर इस बार क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की अगर बात करोगे तो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप फ्यूल्स को बर्न करते हो, जैसे कि कार में पेट्रोल पड़ता है, बाइक में पेट्रोल डीजल पड़ता है, बाइक में तो पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता, डीजल तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रिएक्शंस है जिनमें हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे जिसमें एसिड को बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वो भी इसी केस में आ जाता है। ठीक है, और अगर आपने क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में वाटर ऐड करा तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, या फिर अगर आपने अमोनियम सॉल्ट लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो भी भाई आपका इस कैटेगरी में आ सकता है। मेटल कार्बोनेट्स का डीकॉम्पोजिशन, मेटल नाइट्रेट्स का डीकॉम्पोजिशन भी बच्चों इसी कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब जरा थोड़ी सी बात मैं यहां पर करूंगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे क्या बोलते हैं जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं दो इफेक्ट, एक तो कोरोजन है और दूसरा रेंसिडिटी है। अब कोरोजन आप लोग जानते हो क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता है कि एयर में, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन में जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में मेटल सरफेस के ऊपर उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन इज बेसिकली नोन एज कोरोजन। ठीक है, जैसे आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का ऑक्साइड बन जाता है जिसको आप रस्ट कहते हो। ठीक है, जिसको आप रस्ट कहते हो। ठीक है, तो अगर आपने आयरन का रिएक्शन O2 से कराया और मॉइस्चर तो वो एयर में पहले ही प्रेजेंट होता है तो वाटर भी आ गया, तो यहां पर रस्ट बनता है विच इज नोन एज Fe2O3.XH2O। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। जैसे कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश ब्लूइश कलर का क्या बोलते हैं कॉपर का ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिसको आप हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हो। फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आ जाता है। सिल्वर का हम बोलते हैं कि सिल्वर का टार्निशिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई सिल्वर के ऊपर, लाइक अगर आपके घर में कोई सिल्वर का ज्वेलरी हो, सिल्वर कॉइन्स हो, तो आप उनको देखना, उनका कलर थोड़ा डार्क हो गया होगा, ग्रेश कलर हो गया होगा। अब वो कलर ग्रेश क्यों होता है, तो वो कलर ग्रेश होता है कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं एयर है उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है H2S। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो H2S है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड दैट इज Ag2S फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं जो Ag2S है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्रेइश और ब्लैकिश, और मैं बोलूंगा कि कलर में जो क्या बोलते हैं जो शाइन चला जाता है सिल्वर का, वो इस Ag2S की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भाई हमारा एक केस था। ठीक है, अब इसके बाद में आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो क्या बोलते हैं कोरोजन को, तो बहुत सिंपल है। या तो आप प्लास्टिक की कोटिंग कर दो, जैसे कि आपने स्क्रू ड्राइवर वगैरह देखा होगा जिसके ऊपर हैंडल पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है, आप ग्रीजिंग कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी में देखो क्या होता है कि जो हमारा जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर भाई ऑयल्स और फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एयर के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि भाई इन सब्सटेंसेस के अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है इनका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर एक बहुत ही खराब स्मेल डेवलप हो जाती है। मेरे ख्याल से सबको पता है वो स्मेल, जैसे क्या बोलते हैं अगर कोई सब्जी वगैरह रखी हुई है, रात को बनाई थी, सुबह अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर छोड़ दिया तो वो जो खराब सी स्मेल आती है, दैट खराब स्मेल इज बेसिकली ऑफ बेसिकली ड्यू टू रेंसिडिटी। ओके, तो ये एक बात हो जाती है।
अब कैसे आप प्रिवेंट करोगे रेंसिडिटी को, तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हो, ठीक है, आप फैट और ऑयल का पैकेजिंग ऐसे करते हो, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में कि O2 उनके कांटेक्ट में ही ना आ पाए, आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दोगे, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर यूज करोगे। और कई बार हम क्या करते हैं कि भाई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपका लाइट के कांटेक्ट में आकर भी खराब हो सकते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो कि पैकेजिंग ऐसी करते हो कि वहां पर लाइट इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, तो एक ये बात हो जाती है। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।